आयन आयन एक ऐसा कॉन्सेप्ट और एक ऐसा टॉपिक जिसको हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। और एक बार को अगर ये कहें कि वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेस कॉन्सेप्ट है क्लास 9 से हमारे लिए आगे स्टडी करने के लिए आयन्स के बारे में, जहाँ से हमें क्लास 10th में आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड ये सब पढ़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम 11th में भी साइंस को सिलेक्ट करते हैं तो 11th में 12th में आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी या स्कॉलर तक भी, अब रिसर्चर लेवल तक भी, फिर जितनी भी आयन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी उन सब के लिए उसका सबसे बड़ा जो बेस बनता है वो क्लास 9th में हमें जो सिखाया आयन के बारे में वही बनता है। तो अगर इसको हम एक लाइन में पहले से फिर से रिवाइज करें तो ये था हमारा कि हमारे जितने भी एटम्स हैं जो हमने क्लास 9th में चैप्टर 4 में ऑलरेडी स्टडी किया था कि उन सभी के अंदर जो हमारा प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके एटम के अंदर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। अब क्या होता है अगर हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके इक्वल नंबर में होते हैं तो एटम आपका इलेक्ट्रिकली होता है न्यूट्रल, क्योंकि दोनों पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर के एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। लेकिन अगर हमने एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ये बात हमेशा ऑलवेज याद रखना कि जब भी ये बात आए एटम की किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कराने की या कोई भी कंपाउंड बने, कोई भी मॉलिक्यूल बने, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होती है, प्रोटॉन की कभी नहीं होती। वो न्यूट्रॉन के साथ में न्यूक्लियस के अंदर हमेशा रहता है। तो हमने जब भी एटम की ऑर्बिट में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है, उसका जो नंबर होता है वो इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो हमारा प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसकी फिर अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, तो एटम हमारा कैसा बन गया, वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे आपकी नेगेटिव जो वैल्यू है वो बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन निकालने पे नेगेटिव वैल्यू कम हो गई तो वहां पर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ गई। और उस कंडीशन में वो जो आपका एटम था वो फिर एटम ना होने की बजाय वो फिर एक आयन की तरह बिहेव करता है। ये हमारी पूरी की पूरी आयन की क्या थी, एक स्थिति थी, एक कंडीशन थी कि आयन कैसे आपका बना। ठीक है, किसी भी एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वहां पर उस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो वो बन गया आपका कैटायन। आयन आपके दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव कब हुआ, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे उसमें क्या हुआ, आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो वो आपका एनायन बन गया, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो वो आपका कैटायन बन गया। तो जब हम क्लास 10th में आते हैं तो 10th में हम सीखते हैं कि हमारा क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनने शुरू होते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनने शुरू होते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं और ये कैसे निकल कर आती हैं, आज इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। So hello everyone, my name is Suraj Singhania, the founder of SRJ Group and welcome to our science channel SRJ Science Hub। तो क्लास 10th के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे क्लास 10th में हमारा एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। उसके अंदर हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करा, मेटल और नॉन मेटल के बारे में स्टडी करा। उसमें हमने जब केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किया तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट को पढ़ा कि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल के साथ में नॉन मेटल की रिएक्शन की, तो वहां पर ये चीज निकल कर आती है बॉन्डिंग की, जहां पर वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां से हमें जरूरत पड़ी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा ये समझने की कि आखिरकार आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड कैसे बने और क्या इसकी पूरी की पूरी क्वालिटीज हैं, क्वांटिटीज हैं, सारी पूरी डिटेल्ड हम यहाँ पर जानेंगे। तो आपके जितनी भी आयोनिक बॉन्ड हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं या आयोनिक बॉन्ड हैं वो आपके मोस्टली, जनरली, रिलेटिवली केवल और केवल बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में ऐसा होगा कि वो किसी नॉन मेटल में बनते हों। वैसे तो बनते ही नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में आगे इन फ्यूचर में पॉसिबल हो पाया है साइंस में, तो अलग अलग बात है। तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, कभी नॉन मेटल में नहीं बनते। ठीक है,
तो ये आपके जो आयोनिक बॉन्ड है मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। और दूसरा ये कि आयोनिक कंपाउंड आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंपाउंड भी होते हैं। अब अगर बात की जाए आयोनिक बॉन्ड की, तो बॉन्ड के बाद ही आयोनिक कंपाउंड बनता है। तो इसमें देखो क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको बताया था कि आयन कब बनेगा, जब एटम में से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या ऐड कर देंगे। तो उस कंडीशन में हमारा क्या बन रहा था, आयन बन रहा था। ठीक है, तो ये भी कैसे बनते हैं हमारे, ये बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने से। लेकिन शेयरिंग में भी क्या होगा, वो शेयर कंप्लीटली होगा, मतलब कंप्लीटली कोई भी एटम अपने आयन को लूज कर देगा अपनी ऑर्बिट में से किसी दूसरे एलिमेंट को, उसके साथ फिर जो कंपाउंड बनेगा उस दूसरे एलिमेंट का, तो वो आपका जो कंपाउंड है वो फिर आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर करने पर, जब उसने अपना शेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पूरी तरह से, पार्शियली नहीं, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही, शेयरिंग कैसी हो रही है, कंप्लीटली हो रही है, पूरी तरह से हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, दूसरे को। तो उस कंडीशन में वो जो आपका बॉन्ड हुआ, वो बॉन्ड आपका क्या हुआ, वो आपका बॉन्ड हो गया यहाँ पर एक आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड, ऑल आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। ये आप जानते हैं पॉजिटिव कब होगा आयन आपका, जब उसमें हमने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो वहां पर पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। नेगेटिव कब होगा, जब हमने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। एंड नॉट मॉलिक्यूल, ये याद रखना, कोई मॉलिक्यूल के द्वारा नहीं बन रहा यहाँ पर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड आपके आयंस की शेयरिंग की वजह से बनेंगे, और वहां पर जो आयन है वो कैसे बन रहे हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पॉजिटिवली या आपके नेगेटिवली। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बनते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स आपके स्ट्रांगली ज़्यादातर आपके सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है उनको कंबाइन होने के लिए। उस फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नियर बाई अटैच होकर के रहते हैं साथ में, तो इस वजह से वहाँ पर सॉलिड स्टेट को वो हायर कर लेते हैं। जो आप क्लास 9th में पढ़कर भी आ रहे हो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, कि जब आपका एटम क्लोजली पैक्ड होगा, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, तो वहाँ पर जो शेप बनेगी मैटर की वो कैसी होगी, वो आपकी सॉलिड बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, वो आपके ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए मेटल एटम टू ए नॉन मेटल एटम। जो आपकी बताया था मैंने अभी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, कभी भी नॉन मेटल के अंदर नहीं बनते, वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट हम उसमें अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर। तो वहाँ पर आपको पूरा इसका डिफरेंस भी बताएंगे कि कैसे आयोनिक बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड पूरी तरह अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर बात कर लें थोड़ा सा एग्जाम्पल पे कि आखिरकार आपका कंप्लीटली ट्रांसफर कैसे होगा। आपको बताया था चैप्टर 9th के जो चैप्टर नंबर 3rd और 4th हमने पढ़े थे एटम के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में, वहाँ पर आपको बताया था कि एक ऑक्टेट रूल होता है जो कि आपके मोस्टली पीरियोडिक टेबल में जो आपका ग्रुप नंबर 18 है नोबेल गैसेस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, उसमें जो आपकी लास्ट ऑर्बिट है उसमें आपके सारे ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो उनको किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जब आयोनिक बॉन्ड बनते हैं तो उस एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी वो ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लें सोडियम क्लोराइड का या मैग्नीशियम क्लोराइड का या कैल्शियम कार्बोनेट का, तो यहाँ पर आप देखिए उनकी ऑक्टेट ट्रांसफर करने से इलेक्ट्रॉन की पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड को लिया, उसको हमने एक साथ मिलाने से पहले अलग अलग देखते हैं, जैसे कि क्लोरीन, उसमें आपके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, ठीक है, और सोडियम में होते हैं 11, ठीक है। अब हमने क्या किया, उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू ब्रेक किया, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर आपका 1 हो गया सोडियम के अंदर, ठीक है। अब लास्ट ऑर्बिट में 1 है, ध्यान रखिएगा, लास्ट ऑर्बिट में हमको 8 चाहिए होते हैं। वहीं क्लोरीन की बात करें तो वहां पर 17 को ब्रेक किया, 2
फिर उसके बाद 8, फिर हो गया हमारा 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी 8 नहीं है। तो अगर हमने सोडियम की लास्ट ऑर्बिट जो कि मेटल है, याद रखिएगा, तो उसमें से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दिया, तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो प्रोटॉन का पॉजिटिवली कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में पहली बात तो वो पॉजिटिवली आयन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम क्लोरीन की, क्लोरीन में आपके 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, हमने उसमें जो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको हमने ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन के पास। ठीक है, अब क्लोरीन के पास ट्रांसफर तो कर दिया, तो क्लोरीन की जो लास्ट ऑर्बिट है वो तो पूरी 8 हो गई, फुल हो गई। अब उसको तो स्टेबिलिटी उसके अंदर आ गई, तो उसको किसी और से कंबाइन होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जब जरूरत नहीं है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसमें किसका कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का, तो वो नेगेटिव आयन बन गया, एनायन बन गया, कैटायन कौन बन गया, सोडियम बन गया। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा होगा क्योंकि उसके 2, 8 और 1 था, 1 उसने रिलीज कर दिया, लूज कर दिया, तो उसकी जो उससे पहले की ऑर्बिट थी 1 इलेक्ट्रॉन से जस्ट पहले की, उसमें तो ऑलरेडी 8 थे, अब वहां पर फिर दोबारा से 8 आ गए, भली वो आयन बन गया, लेकिन उसकी ऑक्टेट लास्ट जो थी, जो पहले 1 थी उससे जस्ट पहले की में तो 8 ऑलरेडी थे ना, तो उसका भी ऑक्टेट अब पूरा हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ने, उसने एक बॉन्ड लिया, किसने, क्लोरीन ने, यहाँ पर इसने एक बॉन्ड नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, और यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया सोडियम ने। तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये कंबाइन होकर के आयन शेयर कर करके एक दूसरे के साथ, तब ये आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। अब याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको एक दूसरे के साथ में बाइंड करके रखेगी, पकड़ कर रखेगी, और वो जो फोर्स है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स लगाते हैं वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को कंबाइन करके रखेगी इनको कंपाउंड बनाने के लिए, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिस फोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा प्रोटॉन भी रहता है। ठीक है, तो उस फोर्स के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड अपने आप में आप ये कह सकते हैं कि बॉन्ड क्या होता है, जब भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उनको बांध कर रखती है, आपके किसी भी बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक बॉन्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर कैसा हो रहा है, वो आपका कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, शेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पर साझेदारी नहीं हो रही, कंप्लीटली ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो गया तब एक सिंगल आपका एक कंप्लीट बॉन्ड बना, वो यहाँ पर कहलाया आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड की वजह से जो यहाँ पर कंपाउंड तैयार हुआ वो आपका बोला गया आयोनिक कंपाउंड। अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड। अब एक चीज नोटिस करिएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, वहां पर सोडियम का 11 था, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था। यहाँ पर इनकी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की, तो इसमें आपका लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। ठीक है, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पर भी 8 नहीं है, मतलब इसने भी अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर क्लोरीन अगर हम 1 लें तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्लोरीन में, एक सिंगल क्लोरीन को, लेकिन मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, तो उसका तो फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना अगर हम MgCl का रिएक्शन कराते हैं तो इस वजह से हम वहां पर एक और क्लोरीन लेंगे, इसलिए फॉर्मूला बना आपका MgCl2। ठीक है, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपके मैग्नीशियम की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों हमने लूज किए, दोनों लूज करने पर उसकी जस्ट उससे पहले वाली ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो वहां पर वो पॉजिटिवली चार्ज आयन तो बना, लेकिन कितना पॉजिटिवली, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो 2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, याद रखिएगा Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि वहां उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो आपके 2 ही नंबर में वहां पर पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। उसके बाद अगर हमने क्लोरीन 1 ली थी, क्योंकि क्लोरीन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो फिर मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचा ना। अब वहां पर हम क्या करेंगे, जो उसका दूसरा
इलेक्ट्रॉन बचा है उसके लिए हम एक और क्लोरीन ऐड करेंगे, क्योंकि उसके एक और क्लोरीन में फिर से हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन में फिर से हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे बचा हुआ मैग्नीशियम का। तो वहां पर क्या होगा, हमारी जो दूसरी इलेक्ट्रॉन पेयर बच रही थी मैग्नीशियम की, वो फिर दूसरे सेकंड एटम ऑफ क्लोरीन के साथ ऐड होकर कंप्लीटली हो जाएगी, ऑक्टेट पूरा कर लेगी, जिस वजह से हमारा पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा MgCl2। अब यहां पर देखो, क्लोरीन के पास भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन क्लोरीन भी आपकी 2 हैं अलग अलग। पहली क्लोरीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन से जोड़ा और दूसरी क्लोरीन एटम को भी मैग्नीशियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन से जोड़ा। तो यहाँ पर अगर हम आयंस को अलग अलग करें, इनको तोड़ें, अगर ब्रेक करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जो आपके आयोनिक कंपाउंड हैं उनका आपका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो आपके रेयर केसेस में कुछ कुछ में मिलेगा, लेकिन जब ये सॉलिड है तो पहले तो ये मेल्ट होंगे, उसके बाद फिर ये बॉयल होंगे, ठीक है। तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट कैसे बना, वो आपका ऐसे बना क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनमें स्ट्रांग लग रही है। तो स्ट्रांग लगने की वजह से इनमें क्या होता है कि जो आपका कंपाउंड है उसको जब हम बहुत ज्यादा हीट करके करेंगे तभी आपका वो जो फोर्स है वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद फिर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिससे इनको कंबाइन करा गया। वो बॉन्ड कौन सा है, हमारा आयोनिक बॉन्ड है, और उसके बाद ही फिर ये आपके अलग अलग फिर दोबारा से आयन बन पाएंगे। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपके जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मेटल आपका सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड हैं, क्योंकि आपके वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बने हैं, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बने हैं, तो जब हम आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक कर देंगे आयंस के फॉर्म में, वो केवल तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, मोल्टन स्टेट में कर पाएगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर फिर आयंस नहीं बनेंगे। तो इसमें ये कंडीशन है कि आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कब बनेंगे, जब वो आपके सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई रहता है। किसका, इनके कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड से बन रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, वो फोर्स काफी हाई होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको मेल्टिंग पॉइंट, जो इनका मेल्टिंग का एक पॉइंट है पार्टिकुलर, वो काफी हाई रहता है। जब हाई टेम्परेचर देंगे तब उस फोर्स को ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बताएं तो ये आपके सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में और नॉन सॉल्युबल होते हैं आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अब अगर बात करें, जो वाटर है वो आपका पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पोलर आपका एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि वाटर में हो जाता है, नॉन पोलर जिनमें नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपका केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल आपका कैसा कंपाउंड है, वोलेटाइल होता है। एक आपकी नॉन वोलेटाइल भी होता है, जैसे कि पेट्रोल को बोलते हैं खुले में मत रखिए, खुले में रखेंगे तो उड़ जाएगी। तो आपके उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसी टाइप की हैं। आपकी पेट्रोल होती है, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन क्या, नॉन मेटल है। अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका वाटर है, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। जो आपके जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके आयोनिक हैं, जो उसके अंदर के वाटर के, वो ब्रेक हो सकते हैं इजीली आपके। तो जितने भी पोलर सॉल्वेंट हैं जैसे कि वाटर, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं सारे आयोनिक कंपाउंड, और नॉन सॉल्युबल होते हैं ये किसके अंदर, आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। अब बात करेंगे डाइपोल क्या, ये आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, और ये सारी चीजें आपकी हायर क्लासेज में क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आएंगी, जो कि आपका केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट आपको फर्स्ट चैप्टर होगा, उसके अंदर भी मिलेंगी। और आगे आपके कॉम्पिटिटिव बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके IIT वगैरह में। तो अगर बात करें डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो चार्ज होता है और ऊपर से वो सारे आपके रैंडम मोशन में आते
जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनने के लिए, तो वो आपके किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताता है आपका डाइपोल मूवमेंट। आपका डाइपोल वही जब बताया जाता है कि डाइपोल का मतलब है आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, प्रोटॉन जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उनका आपका डायरेक्शन क्या है, उनका आपका मूवमेंट क्या है। वो आपके जब फ्री फॉलिंग मोशन में होते हैं तो किसी मेटल में करंट नहीं आता, याद रखिएगा हमेशा कि वो आपके कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब हम उनको किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद उनके जो इलेक्ट्रॉन है जो कि रैंडम मोशन में थे, किसी भी डायरेक्शन में थे, अब जब उनको बैटरी से कनेक्ट करा जाता है तो उनको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है, एक निर्धारित दिशा मिलती है, उसके बाद करंट फ्लो होता है। ये अभी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर पूरा इसका डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको सारा बताया जाएगा कैसे कैसे सारा काम करता है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन वाटर और नॉन सॉल्युबल कहां पर, आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये आपके सारे सॉलिड होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके आयोनिक कंपाउंड। तो ये आपका काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपके मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड हैं, क्योंकि नॉन मेटल और मेटल की जो प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या थी, अगर हम मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो वहां पर उस रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड बनेंगे मेटल और नॉन मेटल, वो आयोनिक कंपाउंड होंगे, और वो जिस बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं वो सारे के सारे आयोनिक बॉन्ड से बनेंगे। और वो आयोनिक बॉन्ड आपका कौन सी फोर्स के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो फोर्स है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड को लेकर के। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो आपके जो आपको बताया डाइपोल मोमेंट, वो यहाँ पर डायरेक्शन की बात करता है इसके अंदर। और इसके अलावा अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, कौन बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो कोवेलेंट कंपाउंड इतने हायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन आयोनिक होते हैं। और कोवेलेंट के बारे में पूरा का पूरा सारा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ेंगे भी, जो कि आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नेक्स्ट चैप्टर है। सो थैंक यू एवरीवन।